चलिए, आज एक ऐसी ऐतिहासिक घटना की गहराई में चलते हैं जिसे अक्सर महज एक अचानक हुआ हादसा मान लिया जाता है। हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी की हत्या की। आज हम उन दस्तावेजों और तथ्यों को खंगालेंगे जो इस पूरी साजिश के पीछे की असल टाइमलाइन और सच को बयां करते हैं। हमारे जीवन से रोशनी चली गई है और हर तरफ अंधेरा है। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की ये शब्द उस गहरे शोक को दर्शाते हैं जो उस वक्त महसूस किया गया था। उस समय और यहाँ तक कि आज भी कई लोग मानते हैं कि ये किसी एक सिरफिरे इंसान का अचानक उठाया गया कदम था। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा जटिल और हैरान करने वाली है। अगर हम जनवरी 1948 के आखिरी हफ्तों के घटनाक्रम को देखें तो अचानक से सब कुछ बहुत तेजी से होता दिखता है। बॉम्बे की यात्रा, हथियार इकट्ठा करना, दिल्ली आना और फिर 20 जनवरी को हत्या का पहला नाकाम प्रयास। लेकिन 30 जनवरी का वो आखिरी अंजाम अचानक नहीं हुआ था। ये तो दरअसल एक साल से चल रही एक सुनियोजित साजिश का बस आखिरी हिस्सा था। तो इस घटनाक्रम को पूरी तरह समझने के लिए हमें जनवरी के उन सर्दियों के दिनों से थोड़ा पीछे जाना होगा। आखिर इस साजिश की शुरुआत कब हुई? दस्तावेज बताते हैं कि बात जुलाई 1944 की है। पंचगनी में एक उग्र भीड़ जमा थी और उसी भीड़ में नाथूराम गोडसे ने गांधी पर हमला करने के लिए चाकू निकाल लिया था। अब यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? इस घटना के बाद गांधी ने गोडसे को 8 दिनों तक अपने साथ रहकर शांतिपूर्ण बातचीत करने का प्रस्ताव दिया था, जिसे गोडसे ने सीधे तौर पर ठुकरा दिया। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर इस लंबी और बेहद सटीक साजिश को अंजाम देने के पीछे किन लोगों का हाथ था। ये कोई अकेला व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक पूरा नेटवर्क था। नारायण आप्टे लॉजिस्टिक्स और योजना संभाल रहा था। विष्णु करकरे नए लोगों को जोड़ रहा था। मदन लाल पहावा ध्यान भटकाने का काम कर रहा था और दिगंबर बड़गे हथियारों का इंतजाम। ऐतिहासिक पुलिस रिकॉर्ड इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये पूरा समूह कथित तौर पर विनायक दामोदर सावरकर की प्रेरणा से काम कर रहा था, जिन्हें इस ग्रुप का मार्गदर्शक या गाइडिंग स्पिरिट माना गया। 1200 रुपये। आज शायद ये रकम मामूली लगे, लेकिन जुलाई 1947 में नारायण आप्टे ने यही सटीक रकम दिगंबर बड़गे को एक स्टेन गन खरीदने के लिए दी थी। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब ये लोग सिर्फ विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि पूरी तैयारी के साथ एक जानलेवा हमले की तरफ आगे बढ़ चुके थे। और इन्हीं तैयारियों का नतीजा था उनका पहला बड़ा हमला, जो बिड़ला हाउस में हुआ पर नाकाम रहा। 20 जनवरी के दिन के लिए इन्होंने एकदम स्टेप बाय स्टेप योजना बनाई थी। पाहवा को प्रार्थना मैदान के बाहर धमाका करना था, जिससे अफरा तफरी मचे। फिर बाकी लोगों को हथगोले फेंकने थे और आखिर में बड़गे को गोली चलानी थी। लेकिन बिल्कुल आखिरी मौके पर बड़गे घबरा गया और पीछे हट गया। उसने अपनी रिवॉल्वर भागने वाली टैक्सी में ही छोड़ दी और उधर धमाका करने के तुरंत बाद पाहवा वहीं पकड़ा गया। इतने भयानक धमाके और ऐसी अफरा तफरी के बीच गांधी का रिएक्शन कैसा था? उन्होंने बिल्कुल शांति से भीड़ को शांत किया और तो और उन्होंने पुलिस से ये गुजारिश की कि पकड़े गए हमलावर को परेशान न किया जाए। ये उनके अहिंसा के सिद्धांत का एक जीता जागता उदाहरण था। लेकिन दूसरी तरफ पाहवा के पकड़े जाने से साजिशकर्ताओं की पहचान खुल चुकी थी। आप्टे और गोडसे को समझ आ गया था कि अब उनके पास वक्त नहीं है, उन्हें कुछ सीधा और बड़ा करना होगा। ये लोग तुरंत बॉम्बे भागे, फिर से योजना बनाई और फिर आया 30 जनवरी 1948 का दिन। गोडसे ने एक ऑटोमेटिक बेरेटा पिस्तौल हासिल की और प्रार्थना सभा में पहुंच गया। उसने तेजी से गांधी जी की पोती मनु को एक तरफ धकेला और सामने से 3 गोलियां चला दी और इसी के साथ महात्मा का जीवन समाप्त हो गया। इन साजिशकर्ताओं को लगता था कि इस घटना के बाद देश की जनता उनके समर्थन में खड़ी हो जाएगी, लेकिन उनका यह अनुमान पूरी तरह गलत साबित हुआ। समर्थन मिलना तो दूर, देश भर में गुस्से की एक ऐसी आंधी आई जिसका उन्हें अंदाजा ही नहीं था। उनसे जुड़े संगठनों को भारी विरोध झेलना पड़ा। भीड़ ने आक्रोश में आकर सावरकर सदन पर हमला कर दिया। आरएसएस मुख्यालय पर पथराव हुआ और भारत सरकार ने देश भर में आरएसएस पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया। सच तो यह है कि इस हत्या ने गांधी की विचारधारा को कमजोर करने के बजाय उसे और भी ज्यादा मजबूत कर दिया था। मुकदमे के ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर नजर डालें तो फैसला बिल्कुल साफ था। गोडसे और आप्टे को मौत की सजा सुनाई गई, जबकि गोपाल गोडसे समेत 5 अन्य लोगों को उम्र कैद मिली। वैसे विनायक सावरकर को बरी कर दिया गया था, क्योंकि अदालत में उनके खिलाफ गवाही देने के लिए कोई आजाद या स्वतंत्र गवाह सामने नहीं आया।
मुकदमे के दौरान गोडसे ने अपने किए को सही ठहराने की पूरी कोशिश की और यहीं से हमें उस गहरे वैचारिक मतभेद का पता चलता है जो इन स्रोतों में दर्ज है। अदालत में गोडसे ने दावा किया कि उसने ये हत्या इसलिए की क्योंकि गांधी ने सरकार पर पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए नकद देने के लिए उपवास किया था। लेकिन यहां फैक्ट चेक करना जरूरी है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्पष्ट रूप से बताते हैं कि हत्या की पूरी साजिश तो इस उपवास के होने से महीनों पहले ही रची जा चुकी थी। ये दावा पूरी तरह से झूठा था। दरअसल ये पूरा टकराव दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं का था। स्रोत इसे बहुत निष्पक्ष तरीके से समझाते हैं। एक तरफ गांधी का दृष्टिकोण था, एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश जहां सभी धर्मों के बीच भाईचारा हो और सभी जातियों और लिंगों में समानता हो। वहीं दूसरी तरफ साजिशकर्ताओं का दृष्टिकोण था, एक ऐसा राष्ट्र जो पारंपरिक जाति व्यवस्था को बनाए रखे और किसी भी तरह के धर्मनिरपेक्ष एकीकरण को नकार दे। ये पूरी लड़ाई इन्हीं दो विचारों की थी। और सबसे हैरान करने वाली बात तो अब आती है। जब गोडसे को सजाए मौत मिली तो उसे बचाने की कोशिश किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने साथियों ने ही की। उनका प्रस्ताव था कि गोडसे को फांसी देने के बजाय सुधार के लिए सर्वोदय समाज को सौंप दिया जाए। ये वही सर्वोदय समाज है जो गांधी के अहिंसा और सबके कल्याण के सिद्धांतों पर चलता था। एक हत्यारे के सुधार के लिए उसी के शिकार के अनुयायियों का आश्रय लेना सच में यह एक बहुत बड़ी विडंबना थी। और अंत में यह पूरी घटना एक ऐसी नैतिक उलझन को जन्म देती है जिस पर उस दौर के विचारक किशोरलाल मशरूवाला ने भी गहरी चर्चा की थी। क्या गोडसे को फांसी देना महात्मा गांधी के आजीवन अहिंसा के सिद्धांत के खिलाफ था, या फिर उसे जिंदा छोड़ देना यह दर्शाता कि एक शांतिपूर्ण राष्ट्र अपनी रक्षा करने में पूरी तरह से असमर्थ है? ये एक ऐसी उलझन है जो आज तक सोचने पर मजबूर कर देती है। इस पूरे ऐतिहासिक विश्लेषण को जानने के बाद आखिर आपका क्या सोचना है, एक बार जरूर विचार कीजिएगा।